लेट्स नेक्स्ट आ जाते हैं जी। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्रिटिकल थिंकिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कोई ऐसी दुनिया में स्टैंडर्ड्स भी हैं जो कि यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स कहलाते हों, जिस पे पूरी दुनिया राजी हो, मानी हो कि यस ये स्टैंडर्ड्स होते हैं दुनिया के? यस, बिल्कुल ऐसे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आप सॉफ्ट स्किल्स पढ़ने जाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हों, जापान हो, चाइना हो, रशिया हो, कनाडा हो, ये वो मुल्क हैं जो सॉफ्ट स्किल्स में बहुत आगे हैं हमसे। तो आप देखेंगे कि यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स यही हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। क्लैरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेलिवेंस, डेप्थ, ब्रेड्थ, लॉजिक एंड फेयरनेस। एक एक करके मैं आपको बताता हूं ये क्या होते हैं और कैसे पैदा होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। क्लैरिटी, कुड यू एलैबोरेट फर्दर ऑन दैट पॉइंट? क्लैरिटी ये होती है कि अगर आपको एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन मिली है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिली है, या जो टोन थी, अंदाज था, अल्फाज आपकी समझ में नहीं आए। जैसे ये कार्टून में आप देखें, वो कह रहा है ब्ला 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 ब्ला, वो दूसरा क्या कह रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करने लगा, आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, आप अंग्रेजों से बात करो ना यूरोप में जाकर, अमेरिका में, वो कहते हैं आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर। वो कहते हैं एक्सप्लेन करो, एलेबोरेट करो, तुम क्या मांग रहे हो, क्या कह रहे हो। कुड यू एक्सप्रेस दैट पॉइंट इन अनदर वे? किसी दूसरे अंदाज में बात करो, आसान अंदाज में समझा दो मुझे ये क्या है। कुड यू गिव मी एन इलस्ट्रेशन? क्या आप मुझे करके दिखाओगे क्या मांग रहे हो? जैसे हम बाहर जाते हैं, पानी मांगते हैं, चाय मांगते हैं, रोटी मांगते हैं, ब्रेड मांगते हैं, तो जब उनको नहीं समझ आती ना हमारी जुबान, तो वो कहते हैं जरा इलस्ट्रेट करके बताओ, जरा तस्वीर बना दो, जरा क्या क्या कह रहे हो तुम। क्लैरिटी इज द गेटवे स्टैंडर्ड। देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग का पहला स्टेप ये है कि आप क्लियर हों। इफ अ स्टेटमेंट इज अनक्लियर, वी कैन नॉट डिटरमिन वेदर इट इज एक्यूरेट और रेलेवेंट। अगर मैंने इंफॉर्मेशन को क्लियरली नहीं समझा, क्लियरली नहीं सुना, अगर वो इनकम्प्लीट रह गई, तो होगा क्या, मुझे ये पता ही नहीं होगा कि एक्यूरेट बात हो रही है, रेलेवेंट बात हो रही है कि नहीं हो रही। बचपन का एक शेर सुनते थे ना हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। तो होता ये है कि हम कुछ और कह रहे होंगे, सुनने वाला कुछ और समझ रहा होता है। In fact, we cannot tell anything about it because we do not yet know what it is saying. आपके पास जवाब कोई नहीं है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, आप रिएक्शन नहीं दे पा रहे। क्यों? बिकॉज द थिंग्स आर नॉट क्लियर। सो क्रिटिकल थिंकिंग का पहला असूल ये है, चीज़ों को क्लियर करें। क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बात में। सुननी है तब भी, लिखी आई है तब भी, किसी को बताना है तब भी, ऑर्डर आपने भेजने हैं तब भी, ऑर्डर आपको मिले हैं तब भी, क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों में। सेकंड स्टेप, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, इज दैट रियली ट्रू? एक्यूरेसी ये होती है कि आप सवाल उठाएं कि जो बात आप कह रहे हैं, क्या ठीक कह रहे हैं आप? हाउ कुड वी चेक दैट? ये जो बात आप कह रहे हैं, जो आपने कहा जी ठीक भी है, मैं कैसे चेक करूं इसको? मुझे कैसे पता चले ये बात ठीक है? हाउ कुड वी फाइंड आउट इफ दैट इज ट्रू? हमें ये कैसे पता चले, कैसे तलाश हो कि जो आपने बात की है ये बिल्कुल ठीक की है? जैसे मिसाल दी है, द डॉग वेज मोर देन 300 पाउंड्स। बच्चे ने कहा जी इस जो जो डॉग है, जो कुत्ता है, इसका वजन 300 पाउंड से ज़्यादा है। और वो कह रहा है ओ रियली, आई डोंट बिलीव यू। यानी वो कह रहा है कि मुझे यकीन दिलाओ कि जो तुम कह रहे हो ठीक बात है। इसलिए कहा जाता है अ स्टेटमेंट कैन बी क्लियर बट नॉट एक्यूरेट। पीछे आपने क्या पढ़ा? क्लैरिटी। अब यहां क्लैरिटी तो है बात में, बच्चे ने बिल्कुल क्लियर बात की कि डॉग का वजन 300 पाउंड से ज्यादा है, लेकिन उसकी बात में एक्यूरेसी नहीं है। तो दूसरा असूल जो आपने रखना है कि जब क्लियर आप तक बात पहुंच जाए, तो फिर ये देखें कि क्या ये बात, ये पीयूसी, ये ऑर्डर, ये गुफ्तगू, ये पैगाम, ये कोडिंग, ये कम्युनिकेशन क्या एक्यूरेट भी है? क्लैरिटी के बाद एक्यूरेसी। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, इंफॉर्मेशन क्लियर तो होती है, एक्यूरेट नहीं होती, उसके अंदर झूठ होता है। नंबर 3, प्रिसीजन। कुड यू गिव मी मोर डिटेल्स? आप और डिटेल मांगते हैं चीज़ों की। कुड यू बी मोर स्पेसिफिक? क्या आप स्पेसिफिकली बताओगे कि है क्या? अब देखिए, दो लड़कियां बात कर रही हैं जैक के बारे में। जैक जो है वो बर्गर खा रहा है। एक कहती है दैट्स ट्रू बट हाउ मच ओवरवेट, 20 पाउंड्स और 500 पाउंड्स। जबकि वो दूसरी प्रिसीजन में कहती है जैक इज ओवरवेट। इससे मुराद क्या है?
प्रिसीजन से मुराद ये है कि बाज़ का ऐसा होता है चीज़ें क्लियर भी आपको आ गई हैं, एक्यूरेट भी हैं, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। होता क्या है, जो पीयूसी आपके पास आया, जो फाइल आपके पास आई, जो लेटर आपके पास आया, उसमें गैर ज़रूरी तफसीलात होती हैं, गैर ज़रूरी तफसीलात। तो आपने क्या करना है, स्पेसिफिक हो जाना है, स्पेसिफिक होकर प्रिसाइज होकर इंफॉर्मेशन लेनी है। आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, प्रोसीजन कितनी अहम है, प्रेसी कितनी अहम है, एक्यूरेसी कितनी अहम है, स्पेसिफिकेशन कितनी अहम है। कॉमरेड एक अखबार था जिसके एडिटर थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। आप बेहतरीन इंग्लिश लिखते थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बेहतरीन इंग्लिश। और उसके जो एडिटोरियल होते थे ना उस अखबार के, कॉमरेड के, वो मलका बरतानिया पढ़ा करती थी। एक दिन मलका बरतानिया ने पैगाम भेजा हिंदुस्तान में मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कि मौलाना आजकल आपके इदारिये बड़े लंबे लंबे होते हैं, बहुत डिटेल होती है उसमें, जैसे मैंने अभी आपको बात कर रहा था। मौलाना ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, कहने लगे, ऑनरेबल लेडी, मेरे पास मुख्तसर लिखने के लिए वक्त नहीं होता। कैन यू इमेजिन, इफ़ यू वांट टू प्रिसाइज, इफ़ यू वांट टू बी ए स्पेसिफिक, तो आपको वक्त चाहिए प्रेसी करने के लिए। अगर आपने गैर ज़रूरी आवागोई मारनी है, इधर उधर की बातें करनी है, आपने डिटेल्स देनी है गैर ज़रूरी, तो उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बैठे लिख दें। जब आप प्रिसाइज होते हैं तो आपको वक्त लगता है कि थोड़े वक्त में बेहतरीन काम कर दें। यही काम हमें करना पड़ता है एज ए रिसोर्स पर्सन। 1.5 घंटे में मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मैंने 50 साल की ज़िंदगी में सीखी। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। तो हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक बात होगी वो आप तक पहुँचा देंगे और बाकी आप पर छोड़ देंगे कि आप इसको पढ़ें। सो अ स्टेटमेंट कैन बी बोथ क्लियर एंड एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। तो तीसरा असूल है प्रिसीजन। फोर्थ वन इज रेलेवेंस। हाउ इज दैट कनेक्टेड टू द क्वेश्चन। आप पूछते हैं कि जो आपने बात की है, लिखी है, बताई है, रिक्वेस्ट की है, उसका क्या ताल्लुक है, उसका कनेक्शन क्या है मेरे साथ, मेरे सेक्शन के साथ, मेरे विंग के साथ, मेरे डिपार्टमेंट के साथ। हाउ डज दैट बियर ऑन द इशू। इस इशू को कैसे एड्रेस करती है ये। जैसे ये डायलॉग देखिए क्या है, बच्चा कह रहा है, आई हैव गिवन गुड एफर्ट इन स्टडीज ऑल सेमेस्टर सो आई शुड गेट A+। बच्चा कहता है टीचर से, क्योंकि मैंने हर सेमेस्टर में बड़ी अच्छी स्टडीज की हैं, मुझे ग्रेड A+ मिलना चाहिए। टीचर क्या कहती है, द एफर्ट डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग डियर। डियर, आपकी एफर्ट से ये पता नहीं चलता कि आपकी लर्निंग कैसी हुई है। माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे, कैसे पता चले तुम्हारी एफर्ट थी इतनी। सो अ स्टेटमेंट कैन बी क्लियर। जो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्लियर भी है, ये जो बच्चा कह रहा है, एक्यूरेट भी, बात भी ठीक ही, मेहनत करता रहा, प्रिसाइजली भी बात की, लेकिन रेलेवेंट बात नहीं है। क्यों नहीं है रेलेवेंट बात, इसलिए कि ग्रेड A+ का ताल्लुक एफर्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक आपने इम्तिहान में जो अर्न किए मार्क्स उसके साथ है। सो चौथा असूल ये है कि आपकी मालूमात जो है वो क्लैरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ साथ रेलेवेंट भी होनी चाहिए। वरना सारी चीज़ें ठीक हैं लेकिन वो लेटर या पीयूसी या फाइल या इशू आपके रिलेटेड ही नहीं है, तो सिंपली आप क्या लिखते हैं उसके ऊपर, इट डज नॉट रिलेट टू माई सेक्शन और विंग, और फिर से फॉरवर्ड कर देते हो जहाँ का वो है। फिफ्थ, डेप्थ। हाउ डज योर आंसर एड्रेस द कम्प्लेक्सिटीज इन द क्वेश्चन। जो आप जवाब दे रहे हो, जो आप बात इस्तेमाल कर, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो, उन अल्फाज के अंदर जामियत कितनी है, डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। हाउ आर यू टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रॉब्लम्स इन द क्वेश्चन। आप बात के अंदर जो समझाना चाहते हो क्या आपने समझा दिया। इज दैट डीलिंग विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। क्या जो अहम फैक्टर था वो पहुंचा दिया। मसलन आपने लिखा, जस्ट से नो टू ड्रग्स, जस्ट से नो टू ड्रग्स। बच्चा कहता है, नोबडी टेल्स अस व्हाई। कहता है, ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि ड्रग्स ना इस्तेमाल करूं, ये तो नहीं आप मुझे बता रहे क्यों ना इस्तेमाल करूं। अब देखिए बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग है, डेप्थ है। वो कहता है, ये ठीक है, आपने मेरे कह दिया सच बोलो, आपने कह दिया झूठ ना बोलो, आपने कहा बड़ों की इज्जत करो, आपने कहा छोटों शफकत से पेश आओ, आपने कहा ख़वातीन का एहतराम करो, आपने कहा चोरी ना करो, सारी बातें ठीक हैं। ये सारी की सारी क्लियर भी हैं, एक्यूरेट भी हैं, प्रिसाइज भी हैं, रेलिवेंट भी हैं। लेकिन क्या सुपरफिशियल तो नहीं है। क्यों सुपरफिशियल हैं, इसलिए कि जब हम कुछ कहते हैं, लिखते हैं, दूसरों को समझाते हैं, अपने बच्चों को कोई नसीहत करते हैं, तो वो सुपरफिशियल इसलिए होती है कि उसमें जस्टिफिकेशन कोई नहीं होती,
रीजनिंग कोई नहीं होती, लॉजिक कोई नहीं होता। बात कह देते हैं, बच्चा बेटा पढ़ा करो। भाई बताओ क्यों पढ़ा करे, क्यों पढ़ा करे? स्टार्ट हुआ, मैंने आपसे बताया वाई दिस टॉपिक। मैं शुरू हो जाता पढ़ाने बगैर पूछे कि क्यों ज़रूरी है। आप कहते हैं सर ने बात शुरू कर दी, बताया ही नहीं कि इस टॉपिक का मकसद क्या था, इस टॉपिक ने करना क्या है हमारे साथ, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अ स्टेटमेंट कैन बी क्लियर, एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड रेलेवेंट, बट इट शुड नॉट बी सुपरफिशियल, इट शुड बी इन डेप्थ। सिक्स्थ, ब्रिथ। डू वी नीड टू कंसिडर अनदर पॉइंट ऑफ व्यू? जो बात आपने की है, आप तक पहुंची है, लेटर आया, पीयूसी आया, फाइल आई, या आम जिंदगी में आपको किसी ने बताया, क्या इसका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू भी है? क्या खूबसूरत बात की थी उसने, गालिब ने। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। हाँ जी, कहते हैं ना कि फरिश्ते होते हैं आपके दाएं और बाएं कंधे के ऊपर, तो गालिब कहता है कि फरिश्तों के लिखे पे अल्लाह मुझे पकड़ रहा है, तो क्या मेरा बंदा भी था उस वक्त जब वो लिख रहा था? मुझे क्या पता वो मेरे बारे में सही लिख रहा है गलत लिख रहा है। तो क्या जो पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा है वो ठीक भी है? क्या कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है? हो सकता है जिसके खिलाफ वो बात कर रहा है या जो वो बात कर रहा है उसका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो, जिसने की उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से की। क्या कोई और वे भी है चीज़ों को देखने का? क्या सिचुएशंस को हैंडल करने का कोई और तरीका भी है? क्या किसी और अंदाज में किसी और फर्द की और बात भी हो सकती है? जैसे जैसे बच्चा कहता है यू गॉट 0 मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन, टीचर कहती है तुमने पार्टिसिपेशन 0 मार्क्स लिए बिकॉज यू डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन। तो बच्चा क्या जवाब देता है? वाज स्टडीइंग ऑल नाइट मैम, मैं इसलिए डिस्कशन का हिस्सा नहीं बना, पार्टिसिपेट क्यों पूरी रात पढ़ता रहा हूँ। अब ब्रेड देखिए क्या है, अ लाइन ऑफ रीजनिंग में भी क्लियर हो सकता है, आपकी बात क्लियर भी हो, एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो, रेलेवेंट भी हो, डीप भी हो, बट स्टिल इग्नोर अनदर साइड ऑफ द आर्गूमेंट। लेकिन एक दूसरा भी तो उसका होता है ना पहलू। टीचर ने जब ये कहा कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, टीचर एक पहलू भूल गई। हो सकता है बच्चे को कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई घर में मसला हो, लेकिन बच्चे ने खुद भी एक मसला बता दिया कि मैं पूरी रात पढ़ता रहा हूँ जो आपने मुझे पढ़ाना था, दैट्स वाई, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैंने ये सारा पढ़ा है। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर इसको टीचर सोचती तो उसे ब्लेम ना करती पार्टिसिपेशन का, या उसके ऊपर ये स्टिग्मा या धब्बा ना लगा देती, पहले पूछ लेती व्हाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग, तो बच्चा बता देता मैम आई वाज स्टडीइंग ऑल नाइट दैट्स व्हाई आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो जब भी आप कोई स्टिग्मा लगाएं, जब भी आप कोई स्या धब्बा लगाएं, जब भी आप कोई बात करें, जब भी आप कोई लेबल करें, जब भी आप कोई लिमिटेशन दें, तो उसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देख लें। ये ना हो कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद आप अपने पहले फैसले पर नज़रसानी करने पर मजबूर हो जाएं। सेवंथ है जी लॉजिक। लॉजिक क्या होती है? डज दिस रियली मेक सेंस? ये जो काम आप कर रहे हैं क्या इसमें कोई सेंस है? क्या वाकई ये काम होना चाहिए? क्या ये बात ठीक भी है? क्या जो मैंने पहले कहा क्या उस बात को ये फॉलो करती है? क्या ये मेरी प्रीवियस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रही? जब मैं पीयूसी पढ़ूं, जब मैं फाइल पढ़ूं, जब मैं किसी की बात सुनूं, पहले कुछ और कह रहा है बाद में कुछ और कह रहा है वो, तो उसी के अंदर हमें कंट्राडिक्शन मिल जाती है। सुपरमैन कैन सी थ्रू एनीथिंग, सुपरमैन हर चीज़ के अंदर से देख सकता है। सुपरमैन कैन सी थ्रू वॉल, सुपरमैन दीवारों के बीच में से भी देख सकता है। सुपरमैन कैन सी थ्रू यू, सुपरमैन आप में से भी देख सकता है। अब मुझे आप बताइए इसमें कोई लॉजिक है इस बात में? इज दिस द वे? क्या ऐसी कोई ताकत है? ये सारी इलॉजिकल बात है। When the combination of thoughts are mutually supporting and make sense in combination, the thinking is logical. देखिए, जब तक के कॉम्बिनेशन स्किल्स, सेंसेस और सपोर्टिंग एविडेंस ना हो, आप चीज़ों को लॉजिकल मत मानिए। लॉजिकल चीज़ें वो होती हैं जो एविडेंस दें, जो विटनेस दें, जो सेंसेबल हों और जिनको डेटा सपोर्ट करता हो। सो सेवन्थ पॉइंट है कि लॉजिकल होना चाहिए, जो भी सुनो, जो भी कहो, जो भी लिखो, जो भी पढ़ो। एट्थ है फेयरनेस। डू आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन दिस इशू? जब भी कोई पीयूसी आए, जब भी कोई लेटर आए, तो एक बात जरूर खुद से पूछिए, क्या इसमें कोई मेरा जाती इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा? क्या आप सिंपैथेटिकली देख रहे हैं, व्यू पॉइंट है आपका, या आप बाय द बुक देख रहे हैं? क्या आप ओपन माइंड के साथ चीज़ों को पढ़ रहे हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात याद कीजिए, एवरीबॉडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री,
it will live its whole life believing that it is stupid. कहता है हर इंसान के अंदर एक जीनियस इंसान है, लेकिन अगर आप किसी फिश को, किसी मछली को इस बात पे जज करें कि वो दरख्त कितनी अच्छा चढ़ती है, तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, स्टूपिडिटी का जवाब नहीं मिलेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हर काम हर शख्स के करने का नहीं होता। कुछ काम कुछ लोग कर सकते हैं अच्छा, दूसरे किसी और काम को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए जब हम अपने बच्चों को कह देते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कभी नहीं सोचते कि मेरे बच्चे के अंदर एक अच्छा फनकार भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, रिसोर्स पर्सन भी हो सकता है, पायलट भी हो सकता है। नहीं, हम अपनी मर्जी इस्तेमाल करते हैं। फेयरनेस ये है पूरा मौका दिया जाए। We do not naturally consider the rights and needs of others on the same plane with their own rights and needs. अपनी सोच, अपने जाविये और अपने स्टेटस के मुताबिक चीज़ों को मत देखें। बट टू बी अ गुड थिंकर यू शुड अप्लाई फेयरनेस इन योर थिंकिंग। बड़ा फेयर होकर, फेयरनेस का असूल अपनाकर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर सोचें कि ये बात, ये पॉइंट, ये रिक्वेस्ट बनती है या नहीं बनती है, और क्या ये कानून के मुताबिक है, क्या ये लॉजिक के मुताबिक है। हल्का सा सिंपैथेटिक टच ज़रूर दे दिए ह्यूमन बींग्स को, और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए, लेकर हमेशा बाय द बुक चलिए।